यस सुमित, जो आज टॉपिक कर रहे हैं वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं, सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम टैक्स। और जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स, यहाँ पर मतलब हमें सबसे पहले इनकम्स कंप्यूट करनी होती है, टैक्सेबल इनकम्स निकालनी होती है और उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। मतलब इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करनी होगी? सर, इनकम्स कैलकुलेट करनी होगी, तभी तो आप उस पर टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे। तो ठीक है, हम यहाँ पर इनकम्स की कैलकुलेशन की बात करेंगे। इनकम टैक्स में हम किसकी बात करेंगे? इनकम्स की कैलकुलेशन की बात करेंगे। ठीक है। और इनकम टैक्स में जो इनकम्स हैं इन्हें 5 हेड्स पे डिवाइड किया गया। कितने हेड्स पे डिवाइड किया गया? 5 हेड्स में डिवाइड किया गया। 5 हेड्स में डिवाइडेड, जिन्हें हम हेड्स ऑफ इनकम कहते हैं। आज हम इसमें से एक हेड करेंगे। हम ये सीखेंगे कि हम इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि टैक्स लगाने के लिए पहले इनकम कैलकुलेट करनी आनी चाहिए आपको। डन। तो आज का हेड हमारा जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। एक मिनट, स्टार्ट करते हैं, बस ध्यान देना। तो हमारे हेड्स ऑफ इनकम 5 हैं, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इसमें से आज हम सेकेंड हेड ऑफ इनकम को डिस्कस करने वाले हैं। और ये कौन सा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें हम देखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी में कौन कौन सी इनकम आती है। लेट्स सी। देखो, रेंटल इनकम इसमें कवर होती है। हाउस प्रॉपर्टी को अगर हमने रेंट पे दिया हुआ है और उसकी रेंटल इनकम आ रही है तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में कवर होगी। और अगर अपनी ही हाउस प्रॉपर्टी को हम बिजनेस या प्रोफेशन के लिए अगर हम यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं? बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बच्चों ये थर्ड हेड दिया हुआ है, थर्ड हेड ऑफ इनकम है, ये इसमें टैक्सेबल होगी। तो सर, आज हम ये थर्ड हेड तो नहीं देखने वाले, नहीं, आज हम थर्ड हेड तो नहीं कवर करने वाले। आज हम सेकेंड हेड देखने वाले हैं, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें एनुअल वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है, वो भी किसकी? प्रॉपर्टी की। कौन सी वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है? एनुअल वैल्यू। शॉर्ट में हम इसे बोलेंगे एवी। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूड होता है? बिल्डिंग्स और लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू। ये लैंड अपॉर्टिनेंट देयर टू का मतलब ये है कि घर या बिल्डिंग के साथ कुछ जुड़ी हुई लैंड होती है, जिसे हम कई बार पार्किंग एरिया, गार्डन एरिया बोल देते हैं। देखो, ये चैप्टर जो है ये हाउस प्रॉपर्टी का है। चैप्टर जो है हमारा हाउस प्रॉपर्टी का है। तो उससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इसमें वेकेंट लैंड की तो बात नहीं होगी, खाली लैंड की तो बात होगी नहीं। इस हाउस प्रॉपर्टी के साथ कोई अटैच्ड है, अटैच्ड लैंड है, तो हम उसकी ही बात करेंगे, अटैच्ड लैंड की बात करेंगे। अगर कोई वेकेंट लैंड है तो यहाँ पर हम वेकेंट लैंड की बात नहीं कर रहे, हम उस लैंड की बात कर रहे हैं विच इज अपॉर्टिनेंट टू द हाउस प्रॉपर्टी, which is appurtenant to the house property, which is attached to the house property, of which the assessee is the owner, is chargeable to tax under the head income from house property. चलो अब सिंपल लैंग्वेज में हम इसे देखते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग क्या है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसे देखें तो सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई खाली जमीन आपने किराए पे दी तो उससे होने वाली इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है सर, वेकेंट लैंड पर रेंट अगर आप ले रहे हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है। लेकिन अगर उस पर आपने 4 वॉल्स क्रिएट कर दी, उस पर रूफ डाल दी, वो एक बिल्डिंग में कन्वर्ट हो गई, वो एक हाउस प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गई और उसको आपने रेंट पे दिया, तो वो वाली इनकम, वो रेंटल इनकम आपकी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। ठीक है। तो कुछ चीजें यहाँ क्लियर हो जाती है। पहली बात तो हाउस प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसे हमने रेंट पे दिया हुआ है। तो देखो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। डन। इसकी एक्सेप्शंस में क्या आता है? मतलब जो हाउस प्रॉपर्टी की हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। मैंने कहा वेकेंट लैंड, अगर आपने इससे मिलने वाला, अगर आपका कोई रेंट है ना, इससे मिलने वाला अगर कोई रेंट है तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है। नेक्स्ट वन इज एनुअल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। कुछ ऐसी हाउस प्रॉपर्टीज की इनकम बताई हुई है जो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी, नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। कौन कौन सी? आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद के बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आप अपनी ही प्रॉपर्टी को अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो की पॉइंट्स क्या है यहाँ पर? आपकी खुद की प्रॉपर्टी है और खुद के ही बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो तो वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है।
एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आपका बिजनेस लेटिंग आउट का है, आपका बिजनेस ही किराए पे देने का है, आपका बिजनेस ही प्रॉपर्टी को किराए पे देने का है, तो भी वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं है। बेसिक पॉइंट्स को देखते हैं, इधर ध्यान देना। आपको इतना तो पता चल गया कि हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, ठीक है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं उसकी रेंटल इनकम की। तो ये कौन से हेड में टैक्सेबल होंगी? ये हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल होंगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, ठीक है। अच्छा, अब देखो फर्स्ट सिचुएशन, अब हम फर्स्ट सिचुएशन की बात करते हैं, यहाँ से केसेस शुरू हो रहे हैं। हमने कोई प्रॉपर्टी लेट आउट की है, फुल ईयर लेट आउट, तो उस केस में हम उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे अगर वो फुल ईयर लेट आउट? लेट्स सी, देखते हैं जरा एक बार। जैसे इसमें ना रेंट गिवन होते हैं हमारे पास। कौन कौन से रेंट गिवन होते हैं मैं बताया था। एक म्युनिसिपल वैल्यू गिवन होती है, एक फेयर रेंट गिवन होता है, एक स्टैंडर्ड रेंट गिवन होता है, ठीक है। इन दोनों में से हम लेते हैं वैल्यू विच एवर इज हायर। अच्छा, इसको कंपेयर करते हैं, इनमें से वैल्यू लेते हैं लोअर, और फिर हम एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं और इसमें से वैल्यू लेते हैं विच एवर इज हायर। अच्छा, जो आ जाता है वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है। जो कंप्यूट करने पे आता है वो हमारी क्या होती है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो अगर ये हमने फुल ईयर के लिए लेट आउट किया है तो इस तरह से कैलकुलेशन होती है, ठीक है। इसको सबसे पहले नोट डाउन करो, इसके बेसिस पे मैं आगे कुछ कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। ये सुविधा म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से कौन सी वैल्यू लेते हैं? विच एवर इज हायर, ठीक है। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू है और फेयर रेंट है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेते हैं? विच एवर इज हायर। फिर जो हायर वैल्यू आती है उसे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेट से, इनमें से कौन सी वैल्यू लेते हैं? विच एवर इज लोअर। और जो लोअर वैल्यू आती है उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेट से, कौन सी वैल्यू लेते हैं? विच एवर इज हायर। और जो लास्ट में वैल्यू आती है दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है सुमित, नोट डाउन कर लिया आपने? यस सर। ओके, डन। चलो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसके आंसर्स को एक बार रब कर देता हूँ सो दैट आप ट्राई कर सको, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है ना। देखो आपको सामने दिया भी हुआ है किसको हमने क्या एज्यूम किया है। यस, देखो क्वेश्चन क्या है। जयश्री ऑन्स 5 हाउसेस, 5 घर है उसके पास इंडिया में, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट, सारे के सारे किराए पे दिए हुए हैं। कंप्यूट द जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ ईच हाउस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अच्छा, ये देखो, ये मैंने अभी बताया था कि म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट दोनों में से हायर लेते हैं, फिर जो आता है उसे स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हैं, विच एवर इज लोअर लेते हैं, फिर जो आता है उसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, जो हायर आता है वो जीएवी आ जाती है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो फर्स्ट केस में? देखो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से हायर कितना आ जाएगा? 80,000 एंड 90,000। 90,000। 90,000 हायर आ गया सर। फिर नेक्स्ट वाला तो लोअर लेते हैं ना, सेकंड केस में लोअर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एनए को तो हम मानते हैं कुछ है ही नहीं। जब एनए होगा ना तो ये सेकंड वाला लोअर वाला कंपैरिजन ही नहीं होगा, ये कंपैरिजन ही नहीं करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि अब इसको और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे और इन दोनों में से जो हायर होगा वो लेंगे। कितना आ जाएगा? 90,000। 90,000 करेक्ट आंसर है। जीएवी के सामने हम कितना लिखेंगे? 90,000। बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया आपने, वेरी गुड। सेकंड केस में कितना आंसर आएगा? 72,000। 55 and 60 whichever is higher, 60 and 75 whichever is lower, 60 and 72 whichever is higher, 72,000 correct answer। 60। ओके, अच्छा पहले ही चैप्टर किया हुआ समित आपने? नो सर। फर्स्ट टाइम कर रहे हो? यस सर। ओके, गुड। अच्छा नेक्स्ट केस में क्या आंसर आएगा चेक करना। 60,000। बिल्कुल देखते हैं। 65 हायर 65, देन 58 के साथ कंपेयर करेंगे, लोअर 58, देन 58 और 60 whichever is higher, 60,000 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट केस में देखते हैं एक बार। 30,000। 30,000 करेक्ट आंसर, 30,000। और लास्ट केस में 78,000। ओके, 80 75 हायर 80, देन 78, लोअर 78 एंड देन हायर 78, ठीक है करेक्ट है, वेरी गुड। तो 78,000 इसका आंसर आ गया। लेट्स चेक आपकी सीए की बुक में आंसर्स क्या दिए हैं, एक बार देखते हैं। फर्स्ट में 90 आया था, यस सर। सेकंड में 72, थर्ड में 60,
देन 30 एंड Yes. देन 78। हमारे आंसर्स मैच हो गए। Yes, sir. ओके, अब हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस इसी से। अच्छा, फर्स्ट हो गया आपका, कितना आंसर आ रहा है? 2,40,000. करेक्ट, 2,40,000 करेक्ट है। नेक्स्ट में कितना आंसर आ रहा है? 3,60,000. करेक्ट है। नेक्स्ट 4,80,000. करेक्ट है, 4,80,000। देन 3,60,000. नेक्स्ट केस में 540. 5,40,000। ठीक है, लास्ट केस 4,80,000. ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, और कंसेप्ट भी देख लेते हैं पहले इसका। देखो इसमें क्या गिवन है। हमें देखो यहाँ पर अभी तक हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि भाई म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट में कंपैरिजन करके हमारी क्या आ जाती है? जीएवी आ जाती है। अच्छा, जीएवी में से हम म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करते हैं, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि म्युनिसिपल टैक्स जो है दैट मस्ट बी पेड, पहले उसका पेड होना जरूरी है, मतलब ड्यू बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलेगी, ड्यू बेसिस पे माइनस नहीं करोगे, उसका पेड होना जरूरी है, और पेड बाय द ऑनर पेड होना चाहिए। किराएदार ने पे किया तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, पेड होना चाहिए मकान मालिक की तरफ से, बाय द ऑनर पेड होना चाहिए, ठीक है ना, पेड बाय द ऑनर होना चाहिए, डन, तभी म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा। अच्छा, जीएवी में से हम म्युनिसिपल टैक्स को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एनुअल वैल्यू, इसे हम नेट एनुअल वैल्यू भी कहते हैं। तो अभी हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है एनुअल वैल्यू, शॉर्ट में हम लोग एवी लिखते हैं, एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी, अब आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, अभी तक जीएवी तक तो आपने निकाला हुआ था, अब आपको माइनस क्या करना है? ये सुमित, Municipal tax. बिल्कुल म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है। अच्छा, सुमित, म्युनिसिपल टैक्स की कंडीशन क्या पढ़ी है हमने, क्या कंडीशन है म्युनिसिपल टैक्स की? ये ऑनर के द्वारा पेड किया जाना चाहिए. करेक्ट। अच्छा, इसमें ना एक एडिशनल पॉइंट भी है, देखो पेड लिखा है, अब हो सकता है लास्ट ईयर का इस साल पे किया हो, बिल्कुल हो सकता है नेक्स्ट ईयर के लिए इस साल करंट ईयर में पे कर दिया हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर करंट ईयर में Yes, जो sir. पे किया है, करंट ईयर में जो पे किया है, लास्ट ईयर के लिए पे किया है, क्या डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज यस। करंट ईयर का पे किया है, डिडक्शन मिलेगी? यस। सर फ्यूचर के लिए पे कर दिया, डिडक्शन मिलेगी? एडवांस दे दिया, डिडक्शन मिलेगी? आंसर इज यस। मतलब पेड होना जरूरी है, चाहे पास्ट के लिए पे किया है, चाहे करंट के लिए पे किया है, चाहे फ्यूचर के लिए पे किया है, पेड होना जरूरी है, आपको डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। जो एक और एडिशनल पॉइंट ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो रेंट दिया हुआ है पर यूनिट पर एनम, ठीक है, दिस इज एक्चुअल रेंट, ये एक्चुअल रेंट है, ठीक है, और वो भी पर यूनिट है। अच्छा, एक यूनिट का 70,000 है, और टोटल यूनिट्स ऊपर देखो कितनी दी हुई है, नंबर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स कितनी दी हुई है? 2. दो। तो एक यूनिट का 70,000 है, तो दो यूनिट का कितना हो जाए? 1,40,000, 140. ठीक है। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट कह रहा हूँ, म्युनिसिपल टैक्स की बात करता हूँ। अच्छा, क्या ये पेड है? यहाँ पर लिखा है 12,000 है, No, sir. ड्यू है, बट नॉट पेड, क्या डिडक्शन मिलेगी? Unpaid है. बिल्कुल, क्या डिडक्शन No, मिलेगी, क्या sir. माइनस होगा? नहीं मिलेगी। तो इसका आंसर बताना फर्स्ट केस का मुझे क्या है? 140. 140 करेक्ट आंसर है, 140 आ जाएगा। ओके, डन। तो हमारे पास ये सॉल्यूशन 140 आ गया। नेक्स्ट केस में कितना आंसर आएगा? 76,000. करेक्ट आंसर है, वेरी गुड, रियली गुड। तो कर तुम अच्छे से रहे हो क्वेश्चंस, मतलब कंसेप्ट क्लियर हो रहा है आपको साथ साथ, है ना, डन। अच्छा, थर्ड केस में देखते हैं, थर्ड केस में। अच्छा, थर्ड केस में ना एक चीज इन्होंने क्लैरिफाई नहीं की, वो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। थर्ड केस में ये है कि यहाँ पर दिया हुआ है टोटल म्युनिसिपल टैक्स जो दिया हुआ है, पेड दिया हुआ है 60,000, ये कह रहे हैं टोटल पेमेंट की है 60,000 की, उसमें से 54,000 नेक्स्ट 9 ईयर्स के लिए दिया है। आंसर क्या आना चाहिए, चेक करना। 12,000. देख लेते हैं आपके आंसर्स, तीनों मैच कर रहे हैं, 1,40,000, 76,000 एंड 12,000, ठीक है ना। 12,000. तो देखो बेसिक कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है, ठीक है ना।
थोड़ा सा एडवांस लेवल पे अब हम लोग जाएंगे, धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाना है हम लोगों को। हमने एक केस कर लिया, ठीक है, एक केस कंप्लीट हो गया हमारा, अब हमें सेकंड केस करना है। ये सेकंड और थर्ड केस दिए हुए हैं। देखो सेकंड केस में क्या लिखा है, इसमें लिखा है वेयर लेट आउट प्रॉपर्टी इज वेकेंट। वेकेंट का मतलब है कुछ टाइम खाली रही। ऐसा हो सकता है कि हमने, देखो पूरे साल में 12 मंथ्स है ना, 12 मंथ्स टोटल है, 12 मंथ्स का ईयर होता है। इसमें से हमने 10 मंथ्स तो कर दिया, उसे लेट आउट कर दिया। लेट आउट को हम लेट आउट प्रॉपर्टी एलओपी लिखते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि 2 मंथ्स वो क्या रही, वेकेंट रही, खाली रही। तो ये फुल ईयर तो लेट आउट नहीं है, इतना हमें पता चल गया। इसमें कुछ मंथ्स लेट आउट प्रॉपर्टी है और कुछ मंथ्स वेकेंट प्रॉपर्टी है। तो हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इसमें जीएवी कैसे निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, अभी तक क्या सीखा था, कैसे कैलकुलेट करते हैं सुमित। ये सुमित ऑडिबल है ना आपको। यस सर। ओके, अच्छा अभी तक कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग। सर हायर लोअर हायर लेकर कर रहे थे, है ना। अभी तक कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, सर हायर लोअर हायर लेकर। क्या, हायर लोअर हायर। बिल्कुल, क्या इस केस में भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, क्या इस केस में भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। आंसर इज नो। इस केस में उस तरह से कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो क्या है, इसमें लिखा है जीएवी इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड। सर मतलब इसमें हायर लोअर हायर नहीं देखना, नहीं, इसमें हायर लोअर हायर नहीं देखना। ये सुमित कंफर्टेबल हो ना। हाँ जी, यस सर। ओके, इसमें हायर लोअर हायर नहीं देखना, ठीक है। तो इसमें जीएवी जो लेंगे हम डायरेक्टली एक्चुअल रेंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट पीरियड। सर हायर लोअर हायर कैलकुलेट नहीं करेंगे, नहीं, सीधा आपने देखना है एक्चुअल रेंट कितना है, सीधा क्या देखना है, एक्चुअल रेंट, वही आपकी जीएवी होगी। एक्चुअल रेंट कब की निकालनी है आपने, लेट आउट ड्यूरेशन की निकालनी है, वही आपकी क्या होगी, जीएवी होगी। मतलब ये इतना ही क्वेश्चन है, बिल्कुल इतना सही है। बस आपको केस ध्यान रखना है, कौन से केस में जीएवी डायरेक्टली एक्चुअल रेंट ले लेंगे, जहां पर कुछ मंथ्स लेट आउट है और कुछ मंथ्स वेकेंट है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट केस देखते हैं, यहां पर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी लिखा है। थर्ड केस में देखो क्या लिखा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जब हम प्रॉपर्टी को खुद के रहने के लिए यूज करते हैं उसे हम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कहते हैं। और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में ये होता है कि भाई उसमें हम रह नहीं रहे, ना हमने किराए पे दिया, ना हम खुद रह रहे हैं, दैट इज नोन एज अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मींस जिसको सेल्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हैं। और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जिसको हम यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, खाली पड़ी है। अच्छा, ऐसे 2 मकान, मैक्सिमम 2 हाउसेस, सरकार कहती है खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हो, हम टैक्स नहीं लेंगे। सरकार कहती है आप खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हो, लेट आउट नहीं की, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हो, हम टैक्स नहीं लेंगे। आपका मकान खाली पड़ा है, आपने किराए पर नहीं दिया, हम टैक्स नहीं लेंगे। सर इसमें भी हायर लोअर हायर नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे इसमें भी हायर लोअर हायर। इसमें तो सीधा सीधा क्या होगा, किराए पर तो दी नहीं है हमने, एक्चुअल रेंट तो होगा नहीं। इसमें क्या एक्चुअल रेंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने किराए पर दी ही नहीं है, हम तो खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है तो एक्चुअल रेंट नहीं होगा, ठीक है। तो फिर जीएवी क्या लेंगे, जीएवी का सीधा सीधा आंसर दिए, क्या दिया हुआ है, जीएवी हम डायरेक्टली क्या ले लेंगे, निल ले लेंगे, ठीक है ना। सर 3 केस याद हो गए मुझे। पहला केस फुल ईयर लेट आउट वाला, उसमें हायर लोअर हायर। दूसरा केस लेट आउट के साथ वैकेंसी है, इसमें जीएवी इज इक्वल टू एक्चुअल रेंट लेंगे। और तीसरा केस जहां खुद के रहने के लिए यूज कर रहे हैं, वहां पर जीएवी हम लोग क्या लेंगे, निल लेंगे, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये बेनिफिट मैक्सिमम कितने हाउसेस के लिए, मैक्सिमम 2 हाउसेस के लिए है ये बेनिफिट। लेट्स सी आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा करने के लिए, ठीक है ना। नोट्स पे चलते हैं एक बार और देखते हैं आप कर पाते हो, मतलब कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है ना। चलो आ जाते हैं नोट्स पे। क्वेश्चन नंबर 3 आप ट्राई कर सकते हो। यस, सुमित ट्राई कर रहे हो वैसे। यस सर। 1,04,000। ओके, 1,04,000, ठीक है। अच्छा देखते हैं केस क्या है। तो सुमित यहाँ पर
पहले तो लेट आउट है और फिर बाद में क्या है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, वैकेंसी दी हुई है, ऐसा ही है। अच्छा कितने मंथ Yes, के लिए sir. वेकेंट है, 1 मंथ के लिए वेकेंट है। अच्छा जहाँ एलओपी प्लस वैकेंसी का केस होता है, क्या बताया था, जेवी क्या लेते हैं, Actual rent. एक्चुअल रेंट लेंगे फॉर लेट आउट पीरियड। चलो देखते हैं आपका आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ वैसे। इधर ध्यान देना। अच्छा क्या हम लोग हायर लोअर हायर देखेंगे, No, sir. नहीं देखेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना, एक क्वेश्चन ये है कि जो एक्चुअल रेंट लेंगे वो कितने मंथ्स का लेंगे। तो इसका आंसर ये है कि टोटल 12 मंथ्स है, इसमें से 1 मंथ तो वेकेंट हो गया, 1 मंथ तो वेकेंट हो गया, बचे कितने, 11 मंथ्स। 11. तो 11 मंथ्स का एक्चुअल रेंट निकाल लेंगे। एक सेकंड रुकना।